तक दिन 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 तक दिन धा, तक दिन 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 तक दिन धा। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और बच्चे बोल रहे हैं कि आप आशा ही करते रहिए और ऐसे ही हमारी क्लासेस को क्या करते रहिए, डिले करते रहिए। तो बेटा, कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है ना किसी चीज ना होने का कारण। तो इतने दिन जो लेट हुआ है उसके लिए आप सभी से हम बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थी नहीं हैं। और अब आज से रेगुलर आप लोगों का वीडियो आएगा 2:30 बजे। तो टाइम आप लोग क्या कर लेंगे, 2:30 बजे टाइम नोट कर लेंगे। और ये लेक्चर हम लोगों का समाकलन का होने वाला है बेटा, ठीक है? तो आप सभी का वेलकम बैक। अब हम एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम लोगों की चल रही थी एससी वर्मा सीरीज। एससी वर्मा सीरीज में मैथमेटिकल टूल वाला जो समाकलन एवं अवकलन जो चैप्टर है, कलन शास्त्र, वो चल रहा था। आज वो समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इजी पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ हम लोग कैलकुलस में नहीं जाएंगे। जो फिजिक्स में काम आएगा उसी चीजों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, समाकलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? समय को गंवाना है नहीं। बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिर समाकलन होता क्या है। क्या होता है इंटीग्रेशन बेटा? इंटीग्रेशन होता है एक विशेष प्रकार का जोड़। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का जोड़ होता है बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम आगे जब काम आएगा तो हम लोग उसको सीख लेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि इंटीग्रेशन को समझना है। इंटीग्रेशन को क्या करना है, हम लोगों को समझना है बस। इसके अलावा ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की कोई जरूरत है नहीं। इतना समझो कि जब बहुत छोटी 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 चीजों को, बहुत सारी चीजों को जोड़ना होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, समाकलन का। किसका करते हैं, समाकलन का। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना हो तो समझ समझ लेना, फील करना टॉपिक को। जैसे ये एरिया है, अगर एक कोई निश्चित ज्योमेट्री है, जैसे मान लो कोई सर्कल है, या कोई क्या है, आयत है, या कोई क्या है, स्क्वायर है। तो इन सब सबके अगर हम लोग एरियाज को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया। होता है कि नहीं होता है? इसका क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइड इनटू साइड। तो इन सब के लिए कुछ क्या है, फिक्स क्या है, फॉर्मूलाज हैं, इनके एरियाज को हम निकाल पाते हैं। लेकिन अगर कोई भी टेढ़ी मेढ़ी ज्योमेट्री है, जैसे ये है, ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एक ज्योमेट्री दे दी। अब तुमसे कहा इसका एरिया निकालो बेटा, क्या निकालो, एरिया। तो अब इसका एरिया निकालना क्या है, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे। मान लो इसका छोटा टुकड़ा कर लिए डी ए, और इस डीए को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये छोटा छोटा एरिया जुड़ जुड़ के इस पूरी ज्योमेट्री का क्या निकाल के दे देगा, हमें एरिया निकाल के दे देगा। ये तो फील करने वाले टॉपिक की बात हुई। लेकिन इंटीग्रेशन से भी हम लोग उन्हीं ज्योमेट्रीज के एरिया निकाल पाते हैं जिनके लिए एक इक्वेशंस बन जाती है, ठीक है? सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता है नहीं। इंटीग्रेशन क्या करता है, एक प्रकार का जोड़ करता है। मैक्सिमम चांसेस में हम लोग एरियाज के लिए ही क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने अवकलन को समझा था बेटा। किसको समझा था, अवकलन को। अब यहाँ पे जो समाकलन है, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, देखो समझना, अगर आपके पास कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, हो गया आएगा, वो निकल के आएगा एफ डैश एक्स। क्या निकल के आएगा, एफ डैश एक्स। क्लियर है, समझ में आ रही कहानी? एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग दिखाएंगे एफ डैश एक्स से। किससे दिखाएंगे, एफ डैश एक्स से। इसका इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है एफ। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे लेटा हुआ सांप ही होता है बेटा, ऐसे, ठीक है? और अंदर लिखा है फंक्शन एफ एक्स, और डी एक्स के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। यानी एफ डैश एक्स को कैसे लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स को ऐसे लिखा जाएगा। जैसे जैसे अवकलन को भी हम लोग एफ डैश एक्स से बोल रहे थे। अवकलन में एफ डैश एक्स कैसे लिखा गया था, डी डी वाई बाई डी एक्स। यानी डी का अगर हम लोग वाई को बोले तो एफ ऑफ एक्स ही तो बोल सकते हैं। डी बाई डी एक्स सिंबल था, क्या था, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे सिंबल क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई और डी एक्स, ये सिंबल है ऐसे सांप की तरह। यही क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। सिंपल सी कहानी है, बस बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत है नहीं। अब इंटीग्रेशन में ये देखो, यहाँ पे एक चीज लिखी है, यहाँ पे लिखी है कि हमें ऐसे निकालना है। एक इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन में यहाँ नीचे लिखा है ए, ऊपर लिखा है बी। क्या लिखा है, बी। और यहाँ फंक्शन लिखा है, कह रहा एफ एक्स का इंटीग्रेशन
डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष, तो डी एक्स मतलब होता है एक्स के सापेक्ष, ठीक है। इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिक जो चीज लिखी है उसको पढ़ते हैं। कह रहा अगर अवकलन और समाकलन में एक सुंदर सा संबंध है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्या है रिलेशन है, किसमें, अवकलन में, जो इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अवकलन क्या होता है देख लेना वीडियो। और समाकलन में क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्या है रिलेशन है। यही संबंध हमें क्या करता है, हमें इंटीग्रेशन यानी ए टू बी, अभी इसका मतलब क्या है ए और बी का, ये भी समझ लेंगे। ए टू बी करने ज्ञात करने की एक आसान विधि प्रदान करता है, ठीक है। वो विधि क्या है, वो विधि ये है, यदि हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है तो पहले हमें एक ऐसे फलन जी एक्स की खोज करनी होगी जिसका अवकल गुणांक एफ एक्स है। देखो समझो क्या कहानी है, जैसे अगर हम लोग कहें साइन एक्स का, क्या, साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, कॉज एक्स होता है बेटा, क्या होता है। अरे साइन एक्स का अगर हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे यानी डी वाई डी एक्स करेंगे तो हमें कॉज एक्स मिलेगा, इसके पहले वाले लेक्चर से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो और ये जो कॉज एक्स है, ये कॉज एक्स क्या है, ये साइन एक्स का अवकल गुणांक है। किसका अवकल गुणांक है, साइन एक्स का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। समझते चलना कहानी, क्या है कहानी, कह रहा कि यदि हमें किसी फलन का क्या करना है, समाकलन का मान ज्ञात करना है तो पहले हमें एक ऐसे फलन जी एक्स की खोज करनी होगी जिसका अवकल गुणांक एफ एक्स है, यानी अर्थात, अर्थात यहां पे कुछ और भी लिखा है, अर्थात, अब देखो अर्थात के बाद आगे कहानी हम लोग खुद करते हैं। देखो क्या, देखो इधर देखते हैं पहले। अगर आपको निकालना है साइन एक्स का, क्या निकालना है, साइन एक्स का आपको समाकलन निकालना है। सिंपल सी कहानी, ए टू बी को ही भूल जाते हैं, सिर्फ समाकलन निकालना है एक्स के सापेक्ष। अगर आपको साइन एक्स का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, तो आपको एक ऐसा फलन सोचना पड़ेगा जिसका अवकल गुणांक साइन एक्स हो, क्या हो, साइन एक्स। दिमाग में आएगा भाई, साइन एक्स किसका अवकल गुणांक है, जब हम लोगों ने क्या किया था, कॉज एक्स का क्या किया था, कॉज एक्स का जब हम लोगों ने अवकलन किया था तो हमें मिला था माइनस साइन एक्स। साइन एक्स किसी का अवकल गुणांक नहीं होता, तो माइनस अगर हम लोग इधर देख लें तो माइनस कॉज एक्स का क्या है बेटा, माइनस कॉज एक्स का अवकल गुणांक है हमारा साइन एक्स। तो जो साइन एक्स का जो हमारा समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉज एक्स। समझ में आ रही कहानी, बिल्कुल एकदम इजी कहानी, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऐसे समझो अवकलन का उल्टा ही समाकलन है, अवकलन का उल्टा ही क्या है, समाकलन। जैसे साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है तो कॉज एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालना चाहें, इंटीग्रेशन निकालना चाहें कॉज एक्स का, तो क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स। लेकिन अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना चाहें तो आएगा माइनस कॉज एक्स, क्यों, क्योंकि कॉज एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है। फिक्स कहानी समझ में आ गई है कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। अब कुछ फॉर्मूले से हम लोग रट लेंगे, बार बार इतना नहीं सोच सकते आप, उल्टा नहीं सोच सकते, आएंगे बहुत इजी ही आना है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस कहानी को देखो, देखो जो यहाँ पे यहाँ पे जो कहानी लिखी है, अगर इसके पहले अगर हम लोग देखें कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे थे यानी डी वाई डी एक्स निकाल रहे थे एक्स की पावर एन का, किसके, तो क्या आ रहा था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो अवकलन था। समाकलन क्या है, अगर आप एक्स की पावर एन का समाकलन करते हैं, अगर आप एक्स की पावर एन का समाकलन करते हैं तो आपको मिलता है एक्स की पावर एन प्लस वन और बटे एन प्लस वन। तो इस फॉर्मूले को कर लेंगे, याद कर लेंगे, प्लस सी भी अभी हम लोग समझने वाले हैं जस्ट, बटे एन प्लस वन। अगर हम लोग एक बटे एक्स का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको मिलता है एल एन एक्स, क्या मिलता है, एल एन एक्स। ई की पावर एक्स का जो देखो, ई की पावर एक्स का जो अवकलन था वो भी ई की पावर एक्स ही था, तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। और एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स वाले फंक्शंस को याद ना भी करो तो चल जाएगा, इन फंक्शंस को याद कर लो बस, खत्म। भाई चार पांच फॉर्मूले तो याद कर ही सकते हो ना बेटा, एक दो तीन चार पांच, पांच फॉर्मूले आप याद कर लो,
आपकी फिजिक्स में जितने भी काम आएंगे काम हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 1/1/x का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। होता तो सही है लेकिन इसको याद करने की इतनी जरूरत है नहीं। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए, ठीक है। अगर ए की पावर एक्स का अगर आप क्या करते हो, समाकलन निकालना चाहते हो, तो ये आएगा ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए, एल एन ए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये प्लस सी क्या लिखा है, प्लस सी, प्लस सी वाली कहानी को पहले हम लोग समझते हैं। चर की राशि को बदलकर समाकलन ज्ञात करना वो अभी बाद में देखेंगे, पहले इस कहानी को देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है सी, जैसे समझना, अगर आपको निकालना है साइन एक्स प्लस थ्री का, अगर आप अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, अवकलन, तो अगर इसका अवकलन करें तो डी वाई डी एक्स, और पूरा क्या कर दिया, अवकलन कर दिए, साइन एक्स का तो निकल के आ गया, अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे करते हैं डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स थ्री। अब जानते हैं कि साइन एक्स का तो अवकलन क्या होगा, होगा हम लोगों का कॉज एक्स, और थ्री का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आ जाएगा कॉज एक्स, क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। तो अगर आप कॉज एक्स का इंटीग्रेशन निकालना चाहो, कॉज एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन निकालना चाहो, तो इसके हिसाब से तो हम लोग क्या आता है, कॉज एक्स का सोचेगा कि साइन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स। लेकिन जस्ट रिवर्स में सोचो, कितने सारे फंक्शंस का हमारा ये कॉज एक्स हो सकता है, यानी साइन एक्स प्लस थ्री का भी अवकलन हमारा कॉज एक्स होगा, क्या होगा, कॉज एक्स। साइन एक्स प्लस फोर का भी कॉज एक्स होगा, साइन एक्स प्लस फाइव का भी कॉज एक्स होगा। तो अगर कॉज एक्स का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ साइन एक्स प्लस थ्री भी मिल सकता है, प्लस फोर भी मिल सकता है, प्लस फाइव भी, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ना बेटा क्या हो सकता है, कांस्टेंट का अवकलन तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए एक एजप्शंस करके हम लोग लेके चलते हैं कि अगर तुमको लिमिट्स नहीं दी गई है तो क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री। तो जैसे देखो साइन एक्स, साइन एक्स और का अगर हम लोग अगर समाकलन करें तो हमें कॉज एक्स तो प्राप्त होता ही है, प्लस तुम्हें ये पता नहीं है कि क्या कोई नंबर है, तो प्लस सी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, जिसमें तुम्हें वैल्यू प्रेडिक्शंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसके पहले कौन सा कांस्टेंट था। अगर निश्चित समाकलन की बात करें तो ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह हमको हमेशा दिखा जाएगा कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। जो ये ए से बी दिया गया है, यही चीज है क्या, अपने काम की चीज है। देखो कैसे, देखो कैसे, ऐसे देखो, अगर हमें किसी चीज का समाकलन निकालना है, तो जैसे समाकलन दिया गया है ए टू बी, क्या दिया गया है, ए टू बी, समझते चलना। अब इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। यहां कोई फंक्शन लिखा होगा एफ ऑफ एक्स, और ये होगा डी एक्स, क्या होगा, डी एक्स। इसका क्या आ गया हम लोगों का, मान लो एफ एक्स का जो समाकलन है, एफ एक्स का समाकलन निकल के आ गया एफ डैश एक्स, क्या आ गया, एफ डैश एक्स, समझते चलना। फिर लिमिट का क्या हुआ, लिमिट में ऐसा एक ब्रैकेट लगा करके लिमिट लिख दिए, नीचे लिख दिए ए लिखा है तो ए, ऊपर लिख दिए बी तो बी। अब एक फॉर्मूला दिमाग में याद रखना कि समाकलन निकलने के बाद होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, बी है, तो एक बार एक्स की जगह पे बी रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस करके ए रख देंगे। तो अपर लिमिट क्या है, बी, तो एक बार रखेंगे एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए, ये आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर अगर कुछ ऐसे आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप इंटीग्रेशन ज्ञात करिए, एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन ज्ञात कर दिए करिए एक्स के सापेक्ष, जिसमें लिमिट दी गई है थ्री से लेकर के फोर तक। समझते चलना कहानी को, थ्री से लेकर के फोर तक। तो आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन किया, क्या किया, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा कि हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे एक्स की पावर एन का,
तो x की पावर n के लिए इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। लेकिन जब लिमिट्स दी गई हो तो सी का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये निश्चित समाकलन में आ जाता है। अगर लिमिट दी गई है तो वो निश्चित समाकलन है, अगर लिमिट नहीं दी गई है तो आपको प्लस सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी दी गई है। ये हमारी थ्री क्या है, लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट, और ये हमारी क्या है, अपर लिमिट, क्या है, अपर लिमिट। अब x की पावर 3 का जैसे ही इंटीग्रेशन करे तो अपन को पता चल गया x की पावर 3+1 यानी x की पावर 4 बटे 3+1 यानी 4, x की पावर 4 बटे 4 आ गया। अब लिमिट रख देते हैं, इधर 3 लिख देते हैं, ऊपर 4 लिख देते हैं, लिख दिए, बहुत सही। अब एक बार x की जगह पे क्या लिखना है, 4 लिखना है, माइनस एक बार क्या लिखना है, 3 लिखना है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही एंड रिजल्ट होने वाला है। तो x की पावर जब 4 करेंगे तो x की जगह पे जैसे 4 रख के तो 4 की पावर 4 बटे 4 और माइनस लोअर लिमिट तो 3 की पावर 4 बटे क्या हो जाएगा, बटे 4 बटे क्या, और देखो ये तो 4 ही है ना बेटा, यहां थोड़ी मान रखा जाएगा। x की जगह पे एक बार 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 से 4 कटा तो आ गया 4 की पावर 3, कितना आ गया, 4 की पावर, या फिर सॉल्व करने के लिए भी दोनों का एलसीएम 4 ही है, दोनों का एलसीएम कितना है 4। 4 का जब हम लोग 4 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं, देखो कितना आएगा, देखो देख लेते हैं एक बार। देखो जब 4 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256, माइनस जब 3 की पावर 4 करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, कितना हो जाएगा 81। और जब 256 में से 81 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 माइनस 81 आ जाएगा 175, कितना आ जाएगा बेटा 175/4, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 175/4। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए, एकदम से नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे और समझते, क्योंकि यही इजी इजी ही चीजें आने वाली हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, यानी आपके काम आने वाली है एग्जाम में, तो क्या ही आएगा, काम आएंगी ये सब चीजें। अगर आपसे कहा गया कि आप निकालिए साइन एक्स, किसका निकालिए, साइन एक्स का क्या निकालिए, समाकलन निकालिए, और लिमिट दी गई है 0 से लेके 90 तक, कहां तक दी गई है, 0 से लेके 90 तक, और इसमें दिया गया है समाकलन x दिया गया, क्या दिया गया है, x के सापेक्ष। अब हम लोग जानते हैं कि जब साइन x है तो साइन x का जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, cos x, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, cos x का होता है sin x, तो sin x तो होता ही नहीं है, cos x तो होता है माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा साइन x का कितना आ जाएगा, माइनस cos x आ गया, साइन एक्स का समाकलन कितना आ गया, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट है 0 से लेके 90 तक। एक बार रखेंगे अपर लिमिट तो cos 90, तो माइनस cos 90 और माइनस cos 0, अपर लिमिट रख दिए एक बार रख दिए लोअर लिमिट। भाई cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0, माइनस cos 0 का मान 1 होता है तो -1, एंड रिजल्ट आ गया आपका -1, कितना आ गया, -1। इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, एकदम इजी कहानी थी ये, क्या थी, इजी कहानी। और अवकलन समीकरण पे हम लोग चलते हैं कि आखिर अवकलन समीकरण होता क्या है। सिंपल सी देखो बात समझना, एक कोई क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसा समझो कोई एक फंक्शन है y, क्या है y, और आप क्या करते हैं, अगर इसका हम लोगों ने क्या निकाला, डिफरेंशिएशन किया, इसको ऐसे लिखे dy बाई dx, क्या लिखे dy बाई dx बराबर समथिंग कुछ लिखा है, मान लो अवकलन बराबर लिखा है, कुछ भी लिखा है, एक z लिखा है, क्या लिखा है z। तो डिफरेंशिएशन के साथ लिखा हुआ कोई एक ऐसा समीकरण जिसको इक्वल के फॉर्म में लिख लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy बराबर dxz, और इसका क्या कर दिए हम लोग, समाकलन कर दिए, और इसका समाकलन करने के बाद इसका समाकलन कुछ आ जाएगा और इसका समाकलन कुछ आ जाएगा, और जो समीकरण निकल के आ जाएगा उसको कहेंगे अवकल समीकरण, क्या कहेंगे, अवकल समीकरण। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से लिखना ही क्या है,
अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का काम भी ज्यादा आएगा नहीं आपके मतलब पढ़ाने उसमें फिजिक्स में, तो इसको ज्यादा दिमाग लेने देना नहीं है कि कोई भी अगर फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई बहुत सारी चीजें दी गई है तो समझना, जैसे कोई एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई बहुत सारी चीजें दी गई हैं और ऐसे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स और बराबर समथिंग लिखा है, तो उसको सॉल्व करके हम लोग इक्वेशंस कैसे बना देंगे, जैसे जेड लिखा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एक तरफ आ गया डी वाई, एक तरफ आ गया डी एक्स, और जेड में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जिसमें एक्स भी है वाई है, तो वाई वाले की तरफ वाई वाली चीज को भेज दो, एक्स वाले की तरफ एक्स वाली चीजें हैं और उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, कहानी अपनी हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखना, जैसे ऐसे लिखा था कि भाई लिखा था लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है समझना, एक इक्वेशन में इसको चेंज कैसे करेंगे, एक इक्वेशन में इसको चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया डी वाई बराबर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये लिखा है डी वाई, क्या लिखा है डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर दिए, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ गया वाई आ गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर क्या आ गया एक्स क्यूब अपॉन कितना क्यूब और प्लस सी, ये एक समीकरण बन गया। इसी समीकरण को हम लोग कह देंगे अवकल समीकरण, क्या कह देंगे अवकल समीकरण। बस इजी थी कहानी, बहुत ज्यादा कहानी में टेंशन लेने की आवश्यकता थी नहीं, जो भी कंफ्यूजन आपकी इसमें बचेगी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कर लेंगे इसको। तो इस लेक्चर्स को हम लोग इतना ही करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ और ओके बाय। एक चीज और ध्यान रखो, 2:30 बजे अब डेली आपका लेक्चर्स आएगा, कोई भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कल से स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा इसका, प्रैक्टिस सेशन के बाद स्टार्ट होगी आपकी कौन सी वन यानी वन विमीय गति, सरल रेखीय गति स्टार्ट होने वाली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स बहुत जरूरी है आपके, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, और सबसे ज्यादा जो फिजिक्स के जो बच्चे होते हैं ना शुरुआत में जो चैप्टर मैकेनिक्स के हैं, ज्यादा कैलकुलेशन रहता है, ज्यादा न्यूमेरिकल रहते हैं, इन्हीं से घबरा जाते हैं। वो मैकेनिक्स एक ऐसा मतलब ऐसी कोर है फिजिक्स की जिसका काम हमेशा आएगा। गति के समीकरण आपको हर हर जगह मिल सकते हैं, आपको जो मोशंस के जो बेसिक्स लॉ हैं वो हर जगह आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।